चॉकलेट बांटने वाली चुड़ैल। बेतालपुर नाम के गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल उस गांव के बहुत ही सुनसान जगह में रहती थी, जहां पर कोई आता जाता नहीं था। वह चुड़ैल हमेशा अपने आप में अकेला महसूस करती थी। उसे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि वो उन लोगों के साथ हंस बोल सके। पर वह चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी थी, जिसके कारण सब लोग उससे दूर भागते थे। वह हमेशा सफेद कपड़ा पहना करती थी। उसके बाल और नाखून बहुत ही लंबे थे और आंखें भी बड़ी डरावनी थी। लेकिन वह चुड़ैल दिल की बहुत अच्छी थी। नया साल आने वाला था और इस बार वह चुड़ैल इसे अकेले नहीं मनाना चाहती थी। उसने सोचा कि इस बार मैं नया साल छोटे बच्चे के साथ मनाऊंगी। यह सोचकर वह अपने जादू से बहुत सारी चॉकलेट और मिठाइयाँ मंगवा देती है, ताकि वो बच्चे को इसे बांट सके। नए साल के पहले ही दिन चुड़ैल अपने घर से निकलती है और आसपास के इलाकों में घूमती है। जैसे ही वह इंसानों के बीच पहुंचती है, सब लोग उसे देखकर भाग जाते हैं। उसका मन बहुत दुख हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने मन को मना लेती है, यह सोचकर कि छोटे बच्चे मेरी चॉकलेट और मिठाई खाएंगे और उसके साथ खेलेंगे भी। आगे जाने के बाद उसे कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। वह मुस्कुराते हुए उनके पास जाती है, पर चुड़ैल का इतना भयानक रूप देखकर सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। और इधर चुड़ैल एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ चुड़ैल आंटी, तुम क्यों रो रही हो? इस पर चुड़ैल जवाब देती है, सब मुझसे डरकर भाग जाते हैं। कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मैं इन बच्चों के लिए चॉकलेट लाई थी, लेकिन सब बच्चे मुझसे डरकर भाग गए। सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। चुड़ैल आंटी, मेरा नाम मधु है। मैं भी बच्ची हूँ, पर मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करती। क्या तुम मुझे अपनी चॉकलेट और मिठाई दोगी? क्या तुम सचमुच मेरी चॉकलेट खाओगी? हाँ चुड़ैल आंटी, तुम इतने प्यार से लाई हो, मैं क्यों नहीं खाऊंगी। चुड़ैल हंसते हुए छोटी बच्ची को चॉकलेट और मिठाई का डब्बा दे देती है। वह बच्ची चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो जाती है। चुड़ैल छोटी बच्ची से कहती है, मैं हमेशा अकेली रहती हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? इस पर छोटी बच्ची कहती है, अगर तुम मुझे रोज रोज ऐसा ही मिठाई और चॉकलेट दोगी, तो मैं तुम्हारी जरूर दोस्त बनूंगी। यह बात कर दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वे दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं अपने बारे में। मधु चुड़ैल को अपने स्कूल की और अपने परिवार की बातें बताती है और चुड़ैल पूरे ध्यान से उसकी बातों को सुन रही होती है। चुड़ैल मधु की शरारती बातों का मजा ले रही होती है। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। जब मधु चुड़ैल को बताती है कि मुझे खेलते वक्त बहुत जोर से चोट लग गई, तो चुड़ैल तुरंत अपने जादू से उसका घाव ठीक कर देती है और उसका सारा दर्द गायब हो जाता है। मधु ये देखकर बहुत चौंक जाती है और वह चुड़ैल का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद वह चुड़ैल मैं तुमसे फिर जरूर मिलने आऊंगी। यह वादा करके वापस अपने घर चली जाती है। कहानी से सीख, अगर हम किसी को प्यार देते हैं तो हमें हमेशा बदले में प्यार मिलता है, फिर चाहे कोई भी हो। प्यार की भाषा सब समझते हैं। कभी भी किसी को जाने बिना उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। बाहर से डरावना दिखने वाला इंसान भी दिल का बहुत अच्छा हो सकता है। दुष्ट बाज और चिड़िया। सुंदरपुर जंगल में एक बाज रहता था। वे बाज बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसे खाना नहीं मिला था। जंगल के सभी पंछी उससे डरते थे और उसे देखते ही अपने अपने घरों में घुस जाते थे। ऐसे ही उसे शिकार ना मिलने से वह बहुत गुस्सा हो गया था। एक दिन की बात है, बहुत दिनों से मैं भूखा बैठा हूँ। जब भी शिकार पर निकलता हूँ, सभी पंछी मुझसे डरकर अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे इस बार तो कुछ न कुछ करना ही होगा। ऐसा सोचकर वह इधर उधर चलने लगता है। तभी उसे एक ख्याल आता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अब देखो तुम सभी पंछियों, मैं तुम्हें कैसे एक एक करके मारकर खाऊंगा। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो ना? अब और नहीं। बाज थोड़ा सा खून अपने ऊपर लगाकर राजू तोता के पास जाता है।
और उसे रोते रोते बोलता है। तोता भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम मेरी मदद करो तोता भाई। फिर राजू तोता बोला, बाज भाई, तुम्हारी पत्नी तो एक बाजीन है ना, और मैं एक तोता हूँ, तो भला तुम्हारी पत्नी को कैसे खून दे सकता हूँ? राजू तोते, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? ये खून जो मेरे शरीर पर लगा हुआ है, ये सब दिखावा है। नहीं बाज भाई, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस तुमसे यही पूछ रहा हूँ। देखो राजू तोते, मुझे तुरंत तुम्हारे खून की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ चल सकते हो तो चलो, वरना किसी और से मदद मांगने चल जाता हूँ। राजू तोता को बाज की बात सुनकर उस पर तरस आ जाता है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है बाज भाई, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलो, कहाँ चलना है? बाज राजू तोता को जंगल की तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद वह जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल बहुत सुनसान था, जिसे देखकर राजू तोता को बाज पर शक हो जाता है। बाज भाई, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहा है। बेवकूफ तोते, तुझे क्या लगता है मैं सच में तुझे किसी हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा? नादान है जो तू मेरी माया चाल आज तक नहीं समझ पाया। दुष्ट बाज, तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजू तोता कुछ कर पाता उससे पहले ही बाज उसे मार देता है और बाज उसे खाकर अपनी भूख शांत करता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। कितने दिनों बाद आज पेट भर के भोजन मिला है। बस अब ऐसे ही मेरा नाटक चलता रहेगा और ये बेवकूफ पंछी मेरे बातों में फंसते रहेंगे। फिर मुझे कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। अगले दिन बाज अपने भोजन के लिए योजना बना रहा था। कल तो तोते का शिकार कर लिया, आज किसका शिकार किया जाए? तभी उसे लाडो कबूतरी का ख्याल आता है और वह कल की तरह अपने ऊपर खून की छींटे मारकर रोने का शक्ल बनाकर कबूतरी के पास जाकर कहता है, हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? क्या हुआ बाज भाई, आप रो क्यों रहे हो, और ये खून के छींटे कैसे लगा? मैं तुम्हें क्या बताऊं लाडो बहन, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत खून बह गया है और उससे जल्दी खून की जरूरत है, लेकिन मैं कहाँ से खून लाऊं? मैं तो बहुत कमजोर हो गया हूँ और डॉक्टर ने मेरा खून लेने से मना कर दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैसे अपनी पत्नी की जान बचाऊं? बाज को ऐसी हालत में देखकर लाडो कबूतरी को उस पर तरस आ जाता है और वह उससे कहती है, अरे बाज भाई, आप रोना बंद करो और आप घबराओ मत। मैं आपकी पत्नी को खून दूंगी और उनकी मदद करूंगी, और देखना बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगी तुम्हारी पत्नी। लाडो बहन, तुम कितनी अच्छी हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बाज भैया, अब और देर मत करो, मुझे जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर चलो। ऐसा कहकर वह बाज कबूतरी को भी अपने साथ उसी जंगल में ले जाता है जहां उसने राजू तोते का खून किया था। लाडो जंगल को देखकर बहुत घबरा जाती है और बाज से कहती है, बाज भाई, लगता है हम रास्ता भटक गए, हम गलत रास्ते पर आ गए। गलत नहीं, एकदम सही रास्ते पर आए हैं। पर बाज भाई, मुझे तो यहाँ कोई अस्पताल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है और ना ही मेरी कोई पत्नी है जिसके एक्सीडेंट हुआ है। मैं तो तुम्हें यहाँ मारने के इरादे से लाया हूँ। बाज, तूने यह अच्छा नहीं किया, तूने धोखे से मुझे फंसाया है। अब क्या धोखा क्या ईमानदारी, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ अपने शिकार से मतलब है। ऐसा कहकर वह बाज लाडो कबूतरी को भी जान से मार देता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब वो बाज रोज ऐसे ही चाल रचकर पंछियों के पास जाता और उन्हें अस्पताल ले जाने के बहाने से मार कर खा जाता। अब वह बहुत मोटा भी हो गया था। अरे मेरे से अच्छी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। मैं जो सोचता हूँ उसमें कामयाब जरूर होता हूँ, और ये पंछी जो खुद को इतना चालाक और समझदार समझते हैं, सब के सब बेवकूफ हैं। मैं जरा सा खून क्या लगाकर उन लोगों के सामने जाता हूँ, वो मेरी बातों में आ जाते हैं और अपना खून देने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन बाज बोला, बहुत दिन हो गए हैं किसी चिड़िया का मांस खाए हुए। मैंने कबूतर, तोता, बंदर
सभी का मांस खा लिया पर अभी तक किसी चिड़िया का मांस नहीं खाया। क्या करूं, किसका शिकार करूं? तभी उसे टुन्नी चिड़िया का ख्याल आता है। अरे मैं टुन्नी के बारे में कैसे भूल गया, वो भी तो एक चिड़िया है। तैयार हो जा टुन्नी चिड़िया, अगली बारी तेरी है। वहीं दूसरी तरफ टुन्नी चिड़िया अपनी दोस्त लाडो कबूतरी की मौत से दुखी थी। वह जंगल के पंछियों से इसी सिलसिले में पूछताछ करती है। अरे गुटू बंदर, तुम्हें पता है आखिरी बार लाडो कबूतरी किसके साथ दिखी थी? देखो टुनटुनी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो लाडो कबूतरी को कई दिनों से देखा भी नहीं है। मुझे माफ करना, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है गुटू भाई, बताने के लिए धन्यवाद। टुनटुनी जंगल के पंछियों के इस रहस्यमयी मौत के बारे में सुनकर बहुत परेशान थी। अगली सुबह वह बाज टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है और उस पर भी वही चाल चलता है जो सभी पंछियों पर चली थी। टुनटुनी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। तुम मेरी मदद करोगी ना? अरे बाज भाई, तुम्हारे ऊपर ये खून कैसे लगा और मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? टुनटुनी बहन मत पूछो, मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो। क्या हुआ बाज भाई, मैं कुछ समझी नहीं। टुनटुनी बहन, मेरी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालात बहुत कमजोर है और डॉक्टर ने कहा है बहुत खून बह गया है। अगर उसे समय पर खून नहीं मिला तो वह मर जाएगी। टुनटुनी को बाज की बातों पर शक होता है, लेकिन फिर भी टुनटुनी उसे दिलासा देकर बोली, बाज भाई घबराओ मत, मैं तुम्हारी पत्नी को खून दूंगी, तुम यही रुको, मैं 1 मिनट में अंदर से आई। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने घर के अंदर जाती है और कुछ समय बाद बाहर आ जाती है। चलो बाज भाई जल्दी चलो, कहीं देर न हो जाए हमें। ऐसा कहकर टुनटुनी उस बाज के साथ चल देती है और कुछ देर चलने के बाद उसी जंगल में पहुंच जाती है। अरे बेवकूफ टुनटुनी, मैं तो सोचता था कि तू बहुत समझदार है। मैं तुझे कई दिनों से शिकार करने के लिए सोच रहा था। देखो आज तुम मेरी माया चाल में फंस गई। तुमको तो मैं बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत बेवकूफ निकली। हंसले दुष्ट बाज, जी भर के हंस ले, तुम्हारी आज आखिरी रात है, इसके बाद तुम हंसने के काबिल नहीं होगे। टुनटुनी की बात सुनकर बाज बहुत हैरान में पड़ जाता है और उससे पूछता है, टुनटुनी तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि तुझे कुछ दिखाऊंगी, वो देख। जंगल के सभी पंछी वहां उड़कर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर खूनी बाज हैरान हो जाता है और टुनटुनी से पूछता है, ये सब कैसे और कैसे हुआ? मैं पहले ही तेरी चाल समझ गई थी, इसीलिए मैंने जल्दी से अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दिया और अपने पीछे पीछे आने को कहा, और देखो ये सब आ गया। सच कहूँ तो पहली बार मुझे कोई मेरे टक्कर का मिला है और तुम सब छोटे मोटे पंछी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? यह मत भूलना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। जब रावण इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वानर सेना से हार गया तो तू क्या चीज है। खूनी बाज को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सभी पंछियों पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टुनटुनी की सेना कमजोर नहीं थी। वह सब भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने अपने बैग में पत्थर भर रखे थे, जो उन्होंने उस खूनी बाज पर हमला करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बाज पूरी तरह घायल हो जाता है और अंत में वह अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, अब हम सब इस जंगल में शांति से रह सकेंगे। ये जीत आप सभी के बदौलत हुआ है। सभी पंछी टुनटुनी को अपना लीडर बना देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है। इसलिए हमें सोच समझकर काम करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई पछतावा ना हो। दोस्तों, कहानी पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत समय पहले की बात है। दौलतपुर गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी का नाम महिमा था और उनके 2 बच्चे भी थे। पुत्र का नाम गोपाल और पुत्री का नाम रिया था। रिया अपने भाई से 5 साल बड़ी थी। एक रात महिमा अपने पति से बोलती है, हम लोग तो गरीबी में गुजारा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों का गरीबी में पालन पोषण हो।
पंडित इतने में कहता है, तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, हमारे बच्चे गर्मी में नहीं रहेंगे। वह कुछ देर सोचता है और कहता है, हम लोग शहर चलते हैं, वहाँ कुछ काम धंधा करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। उसकी पत्नी इस बात से सहमत हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद वह अपने परिवार के साथ शहर की ओर निकल पड़ते हैं। शहर की तरफ चलते चलते वे काफी दूर आ गए थे। इतने में महिमा बोलती है, हम थक चुके हैं, हमसे और चला नहीं जाता, हमें कुछ देर रुककर आराम करना चाहिए। पंडित बोलता है, ठीक है, हम कहीं अच्छा जगह देखकर रुक जाएंगे आराम करने के लिए। कुछ देर वह चलते हैं, तभी उन्हें एक नदी दिखाई देता है। वह वहीं पर रुकने का निश्चय करते हैं। पंडित का पूरा परिवार एक साथ बैठकर आराम करते हैं। इतने में पंडित बोलता है, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि शाम होते होते हमें शहर भी पहुंचना है। पंडित और उसके परिवार नदी में हाथ धोने के लिए जाते हैं। गोपाल अपने हाथ नदी में धो रहा होता है, तभी उसे ठंडी वस्तु महसूस होती है। गोपाल हैरान था कि इतनी गर्मी में यह वस्तु इतनी ठंडी कैसे है। वह उस वस्तु को बाहर निकालता है और देखता है वह एक पत्थर था। वह पत्थर अपनी बहन रिया को दिखाता है। इतने में गोपाल के पिता पुकारते हैं, जल्दी आओ बच्चों, हमें निकलना होगा। गोपाल उस पत्थर को अपने जेब में रख लेता है और अपने माता पिता के साथ चल देता है। अब शाम होने का आया था। जंगल में जंगली जानवर आवाज कर रहे थे। तभी अचानक गोपाल और रिया को शेर घेर लेते हैं। महिमा बहुत डर जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसके पिता शेर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर जोर की आवाजें लगाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वह शेर धीरे धीरे उन बच्चे के पास आते जा रहा था। तभी अचानक गोपाल बड़ी फुर्ती के साथ उस शेर को मार गिराता है। उसके पिता और रिया हैरान थे, ये गोपाल ने कैसे किया। पंडित अपने पत्नी को उठाता है, उठो महिमा, देखो हमारे बच्चे ठीक है। महिमा बोलती है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे बच्चों की रक्षा की। ऐसा कहकर सभी लोग आगे की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर जा ही रहे होते हैं, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें छोड़ दो, हमारा क्या बिगाड़ा है। वह उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं, तभी उन्हें चारों तरफ से जंगली डाकू पकड़ लेते हैं। पंडित का परिवार देखता है कि जिस व्यक्ति की आवाज आ रही थी वह एक धनी सेठ था, जिसे बंदी बनाकर रखे थे। पंडित के परिवार को भी बंदी बना दिया जाता है। डाकुओं का मालिक बोलता है, सेठ, तेरा आदमी अभी तक पैसा लेकर नहीं आया, अगर वह नहीं आया तो मैं तुझे मार दूंगा। शिकारी की बात सुनकर पंडित और उसका परिवार डर जाते हैं और बोलते हैं, हमें छोड़ दो, हम लोग गरीब हैं, हम पैसे कमाने के लिए शहर की ओर जा रहे हैं। इतना बोल ही रहे थे, तभी सेठ का आदमी पैसे से भरा बैग लाता है और वह पैसा डाकुओं के मालिक को दे देता है। डाकू उन पैसों को लेकर कहता है, अब इन सभी को मार दो, अगर ये जिंदा रह गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सेठ कहता है, अब तो हमने तुमको पैसे भी दे दिए हैं, कृपया करके हमें छोड़ दो। लेकिन डाकू नहीं मानता है और अपने आदमी को इशारा करता है उन सभी को मारने के लिए। तभी गुस्से से गोपाल पलक झपकते ही सभी डाकुओं को मार गिराता है। सेठ के साथ साथ सभी लोग हैरान थे कि गोपाल ने कैसे डाकुओं को मार गिराया। धनी सेठ गोपाल और उसके परिवार का धन्यवाद करता है और उनसे कहता है, आप लोग हमारे यहाँ काम क्यों नहीं कर लेते। यह सुनकर पंडित के परिवार सभी लोग खुश हो जाते हैं और उस धनी सेठ के साथ उसके घर जाते हैं। सेठ पंडित को अपने घर का देख रेख करने का काम देता है। इस बात से सेठ का आदमी खुश नहीं होता है। वह कुछ ही दिनों में योजना बनाकर पंडित के परिवार को घर से बाहर निकलवा देता है। सभी लोग उदास होकर फिर से शहर की तरफ निकलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ ऊंचे ऊंचे चट्टान दिखाई देता है। अचानक से गोपाल का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। उसी बीच उसका जादुई पत्थर उसकी जेब से गुम हो जाता है। उसके पिता गोपाल के पास आते हैं। वह बहुत ही हैरान थे क्योंकि गोपाल जिस जगह पर गिरा था उसके नीचे ढेर सारा खजाना था। वह खजाना डाकुओं का ही था। इतने में गोपाल को एहसास होता है कि उसका जादुई पत्थर उसकी जेब से फिसल कर नीचे गिर गया है। पत्थर गुम हो जाने से गोपाल बहुत उदास हो जाता है। तभी महिमा पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो।
गोपाल अपनी माँ से जादुई पत्थर की सारी बात बताता है। उसकी माँ कहती है, जाने दो बेटा, वह पत्थर किसी और की मदद करने के लिए चला गया होगा। इतना कहकर महिमा अपने बेटे को तसल्ली दिलाती है। पंडित का परिवार उस खजाने को लेकर अपने गांव दौलतपुर आ जाते हैं और उस खजाने से एक अच्छा सा घर खरीदते हैं और एक ढाबा भी खोलते हैं। वह ढाबा के चलाने के साथ साथ गरीब लोगों का पेट भी भरते हैं। अब पंडित के सभी परिवार खुश थे क्योंकि उनके पास अब एक अच्छा सा घर था और धन कमाने के लिए कारोबार भी था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन के जंगल में एक लाडो नाम की चिड़िया अपने बीमार माँ टुनटुनी के साथ रहती थी। लाडो अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी और उनकी बहुत सेवा भी करती थी। वह अपनी माँ को कोई काम नहीं करने देती थी। एक दिन लाडो रसोई में खाना बना रही थी, तभी से कहती है, अरे मेरी बच्ची ला, मैं खाना बना देती हूँ, नहीं तो तू स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगी। अरे माँ, आपके तो पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था ना, तो फिर आप यहाँ क्यों आ गई? जाइए, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं काम कर लूंगी। मेरी बच्ची अभी तो बहुत छोटी है ना, इसीलिए माँ के दर्द को नहीं समझ पाएगी। पर तू ये सब छोड़, ये मैं कर लूंगी। तू जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जा। नहीं माँ, मैं आपको इस हालात में छोड़ कर नहीं जा सकती। देख बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। पर माँ, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो? अरे मेरी लाडो रानी, तू कब इतनी बड़ी और सयानी हो गई? मैं बीमार जरूर हूँ, पर इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि अपना काम ना कर सकूं। अब तुम ये सब छोड़ो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है माँ, पर मेरी एक शर्त है। अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो मैं आपकी सहेली मुन्नी कबूतरी आंटी को आपके पास छोड़कर जाऊंगी। ठीक है, तुम मुन्नी आंटी को बोल देना। टुनटुनी को तैयार करके स्कूल भेज देती है, पर लाडो का स्कूल में मन नहीं लगता है। उसे अपनी माँ की फिक्र होती रहती है और उसे डॉक्टर तोते की बात याद आती है जो उसने टुनटुनी से कही थी। बेटा लाडो, तुम्हारी माँ को एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है। अब तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा तो हम उन्हें खो देंगे। ठीक है अंकल, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी और उन्हें हमेशा खुश रखूंगी। हाँ बेटा, यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी माँ की जिंदगी बचा सकती हो। बाकी ये लो दवाइयाँ, तुम उन्हें समय समय पर खिलाती रहना। बेटा लाडो, तुम्हें भी बहुत हिम्मत रखनी होगी। हाँ डॉक्टर अंकल, कोशिश करूंगी और माँ का ख्याल रखूंगी। चुन्नी तोतन लाडो को हिलाती है। क्या हुआ लाडो? हाँ हाँ, क्या हुआ? लाडो, तू क्लास में कहाँ खो गई थी? टीचर मैम तुझे कब से बुला रही थी। क्या बताऊँ चुन्नी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्यों, क्या हुआ, मुझे बता। लाडो चुन्नी को पूरी कहानी सुनाती है। चुन्नी उसे हिम्मत बांधने को कहती है। तो हिम्मत मत हार, आंटी ठीक हो जाएंगी। और तू ही जब ऐसे कमजोर हो जाए, आंटी को कौन संभालेगा? तू सही कह रही है चुन्नी, पर डॉक्टर अंकल की बात मुझे भूलते नहीं है। मैं बार बार उसके बारे में सोचकर डर जाती हूँ। तू तो जानती है ना, मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देख लाडो, मेरे मामा हरिपुर जंगल के बहुत बड़े दिल के डॉक्टर हैं। दूर दूर के मरीज उनके पास इलाज के लिए आते हैं। तू क्यों नहीं एक बार आंटी को उनके पास ले जाती? पर उनकी फीस बहुत हाई है। अब जब ये ठान लिया है कि माँ को पहले जैसा ठीक करना है, तो खर्चे से नहीं डरूंगी। मैं अपनी माँ को अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगी और उन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तुम मुझे अपने मामा का एड्रेस दे दो। अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं शाम को तेरे घर आऊंगी तो मामा जी का एड्रेस ले आऊंगी। छुट्टी हो जाती है, सभी पंछी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। लाडो भी अपने घर आ जाती है। तभी मुन्नी आंटी उससे कहती है, बेटा लाडो, अच्छा हुआ तू आ गई। क्या हुआ आंटी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ ठीक तो है ना? नहीं लाडो, तेरी माँ ठीक नहीं है। तेरे जाने के बाद उन्हें उल्टियाँ ही उल्टियाँ हो रही थी।
मैंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब बेटी तू ही अपनी माँ को समझा। लाडो दौड़ते हुए अपनी माँ के कमरे में जाती है। टुनटुनी अपने बेड पर बीमार पड़ी थी। वो अभी भी उल्टियाँ किए जा रही थी। लाडो अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत डर जाती है। माँ माँ, आप क्यों नहीं किसी की सुनती? जब आपको उल्टियाँ हो रही है तो मुन्नी आंटी के साथ दवाई लेने के लिए क्यों नहीं गई? बेटी लाडो तू खामोखा परेशान हो रही है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी उल्टियाँ आ रही है। थोड़ी सी उल्टी माँ, आपको पता भी है आप कितनी कमजोर हो गई हैं। चलिए अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। लाडो अपनी माँ को उठाती है पर लाडो से उठा भी नहीं जा रहा था। ठीक है, मैं डॉक्टर संजय को लेकर आती हूँ। मुन्नी आंटी आप माँ का ख्याल रखना। ठीक है बिटिया तुम जाओ। लाडो जल्दी से डॉक्टर राजू तोते के पास जाती है। अंकल अंकल, मेरे साथ जल्दी चलिए। क्या हुआ लाडो बिटिया, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंकल माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे साथ जल्दी चलिए। चलो बिटिया। डॉक्टर तोता और लाडो जल्दी से उठते हुए टुनटुनी के पास जाते हैं। डॉक्टर तोता टुनटुनी को देखते हैं और उनकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद लाडो को एक कोने में ले जाकर कहते हैं, बेटा लाडो, तुम्हारी माँ टुनटुनी की एक किडनी खराब हो गई है। अब वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी। ऐसा ना कहिए डॉक्टर अंकल, ऐसा ना कहिए, कह दीजिए ये सब झूठ है। काश बेटी ये मैं कह पाता, पर ये सच है। ये एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। कोई रास्ता तो होगा अंकल, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। बेटा इसका एक ही इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किसी दूसरे पंछी की किडनी हम तुम्हारी माँ को लगा दें तो उनकी जीने की चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है अंकल, मैं अपनी माँ को एक किडनी दूंगी। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, जो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। अगर मैं अपनी माँ को किसी काम आ गई तो मैं समझूंगी मेरा जीवन सफल हो गया। टुनटुनी बड़ी नसीब वाली है जो उसे तुम जैसी इतनी अच्छी बेटी मिली। बेटी मुझे भरोसा है तुझ पर, भगवान तेरा त्याग वेस्ट नहीं जाने देगा। वो तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे। लाडो अपनी माँ को किडनी देकर एक नई जिंदगी देती है। जब जंगल के पंछियों को लाडो के इस त्याग के बारे में पता चलता है तो वो उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। और उसके बाद लाडो चुन्नी डॉक्टर मामा के पास भी जाती है, पर उसके मामा कुछ दिन पहले ही गुजर गए थे। पर लाडो फिर भी हार नहीं मानती है और डॉक्टर बनने का फैसला लेती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। लाडो खूब पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाती है, वो भी दिल का डॉक्टर, और समय समय पर अपनी माँ की इलाज करती है। अब दोनों माँ बेटी को किसी भी चीज का डर नहीं था और दोनों खुशी खुशी से रहने लगे।